Okay, so today's topic is ROM, रीड ओनली मेमोरी, ROM, ठीक है ना। और ये क्या है? फंक्शनल डायग्राम ऑफ ROM मेमोरी सेल। ROM मेमोरी सेल का एक फंक्शनल डायग्राम है। अब जैसा कि हम ROM मेमोरी के बारे में जानते हैं कि वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। एक बार उसे हमने फाइनली उसमें क्या प्रोग्राम स्टोर कर दिया, देन दैट्स अ फाइनल प्रोग्राम, है ना। बेसिकली यही होता है ROM, है ना। आज फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो गए, इरेजेबल मेमोरी हमें मिल नाउ प्रेजेंट टाइम हम इरेजेबल मेमोरी यूज़ करते हैं। बट जो मेनली फंक्शनल डायग्राम है वो ये देखिए, ये है। देखिए कैसे, लाइक जब रोम बनाई जाती थी ना, और मैन्युफैक्चर ही डिज़ाइन करता था रोम को, उस समय देखो कैसे किया जाता था। ये हमारा क्या है, हाई वोल्टेज, हमारा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है कोई भी डेटा। 0 मतलब लो वोल्टेज और 1 मतलब हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज +5 वोल्ट है और लो वोल्टेज कितना है, ग्राउंड वोल्टेज। या तो 0 वोल्ट आएगा या फिर क्या है, +5 मतलब 1 और 0 मतलब 0। ठीक, तो देखो फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 वायर्स बिछाए हैं। एक हमने क्या किया है, एक हमने वर्टिकल में और एक हॉरिजेंटल में। वर्टिकल में रेड लाइन और हॉरिजेंटल में ब्लैक लाइन्स। ये दोनों कनेक्टेड नहीं है अभी, और हम दोनों को कनेक्शन करना है जिसमें, और हमने सप्लाई किस में दे रहे हैं, देखो ब्लैक वाले में सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई ब्लैक वाले दे रहे हैं। और रेड वाले में हमें चाहिए डेटा आउटपुट। अब मतलब रेड वाले में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज चाहिए। अगर हम कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि सप्लाई किस में जा रही है, ब्लैक वाले में, अगर ब्लैक वाले की सप्लाई हमने कर दी रेड वाले से, तब तो क्या होगा, रेड वाले में करंट फ्लो करेगी। अगर हमने कनेक्शन नहीं किया तो रेड में सप्लाई आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों अभी कनेक्टेड नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें अब जिसका इसका कनेक्शन करेंगे उसमें इसमें हाई वोल्टेज मिलेगा, और जिसका कनेक्शन नहीं करेंगे उसमें हमें लो वोल्टेज मिलेगा। मतलब जिसमें हाई मिलेगा तो वहाँ पे 1 मिलेगा, और जहाँ कनेक्शन नहीं करेंगे वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी और वोल्टेज हमें लो मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब देखो, रेड लाइन हमें क्या, हमने डाटा बिट्स के रूप में एज्यूम कर रखी है, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। और ये हमने एड्रेस दे रखे हैं। हर एक एड्रेस का अलग अलग डेटा होगा, हर एक एड्रेस पे अलग अलग डेटा स्टोर होगा। देखो ब्लैक लाइन हमने पहले कौन सा, 0 स्टार्ट कर रखी है। ठीक, देखो 0 पे है। अब हमें ये देखना है इस 0 पे डेटा कितना स्टोर है। तो देखो ये ब्लैक लाइन पे हमने सप्लाई भेजी, लेकिन कहीं भी कनेक्शन नहीं है ब्लैक और रेड के बीच में। जब अगर ब्लैक और रेड के बीच में कनेक्शन नहीं है तो सप्लाई हो नहीं पाएगी। सप्लाई रेड में जाएगी नहीं, तो सारे जो रजिस्टर्स हैं उसमें क्या होगा, सारे रजिस्टर्स में किसी में भी हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, किसी में भी करंट नहीं जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा नहीं, सब में क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। इसका मतलब देखो क्या है, मतलब हमें क्या मिलेगा इस पे, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी 0 0 H हो जाएगा ना हेक्स में। ये एक इसमें लिखा नहीं हुआ था, ठीक। मतलब पहले वाले पे 0 पे एड्रेस पे क्या मिला हमें, 0 0 H मिला। डेटा में क्या मिला, 0 वाले में 0 H डाटा मिला। अब आते हैं 0 1 वाले में, इससे ऊपर वाले में। इसमें मैंने देखो क्या किया है, D7 वाले में कनेक्शन कर दिया। D7 वाली लाइन में, D7 वाली डेटा लाइन में हमने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये मान लो एड्रेस लाइन है ना, एड्रेस है ना इसमें, देखो है ना। तो हमने क्या किया, डेटा लाइन कौन सी, D7 वाली में कनेक्शन कर दिया है। तो +5 वोल्ट जाएगा, और +5 वोल्ट को अब ये पाथ मिल गया, और D7 में फ्लो करेगी करंट। तो D7 में हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा और हाई वोल्टेज मिल जाएगा। फिर आगे भी गई, देखो D6 में कनेक्शन नहीं, D6 पे फ्लो नहीं करेगी करंट, D5 में भी नहीं करेगी, D4 में भी नहीं करेगी, लेकिन देखो D3 में कनेक्शन कर दिया हमें, D3 में करंट फ्लो करेगी। तो किस किस में मिल गया हमें हाई वोल्टेज, D7 और D3 में, बाकी किस में 0। देखो D7 ये है, और D0 1 2 3, D3 और D7 में हमें 1 1 है, हाई है, बाकी सब में क्या है 0 0, यानी 8 H हमें हेक्स में, बाइनरी में ये और हेक्स में। इसी तरीके से देखो इसमें किसमें, D5 और D4, D5 D4 D2 और D1। देखो D5 D4 D2 और D1 में क्या है, सिर्फ हाई वोल्टेज है, बाकी सब में लो वोल्टेज है। ठीक है ना। सेम इसी तरह इसमें D7 D5 D3 और D1, सेम वही देखो D7 D5 D3 और D1, इसमें हाई वोल्टेज है। सेम इसी तरह देखो इसमें, देखो सिर्फ D7 में है और D4 में है, D7 D4 और D7 D4 और D0।
D7, D4 और D0, ठीक। और इसमें देखो सिर्फ लास्ट की स्टार्टिंग के 2 बिट्स में हाई है, इसमें सिर्फ लास्ट की 1 बिट में इसकी इनिशियल की जो हायर 1 बिट छोड़कर बाकी 1 2 3 4 हाई है, बाकी सब लो है, ठीक है ना। और ये बाकी इसका हैक्स में है 7 8, इसका मतलब 7 है, उसका 8, फिर इसका हैक्स में 8 और 0, फिर ये 4 बिट्स का मतलब 1 2 3, इसका मतलब तो कितना हुआ 0 और 3 है ना। ये क्या है 0, इट्स 0 और 3, इसका 9 एंड 1, फिर A 3 एंड 6 8 एंड 0 ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया फंक्शनल डायग्राम ऑफ रोम मेमोरी। अब देखो हमने जब एक बार हमने कनेक्शन दे दिया तो क्या अब डाटा चेंज हो सकता है कभी? हमने जो मैन्युफैक्चरर कर दिया, हमने जहां कनेक्शन कर दिया, जहां डायोड लगा दिया, अब हमने इसको क्या किया, रोम को अपना कंप्लीट कर दिया, तो अब क्या हम कहीं से डायोड हटा सकते हैं या फिर कहीं एक्स्ट्रा डायोड लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। मतलब ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, मैन्युफैक्चरर द्वारा डिजाइन कर दिया गया। अब जो प्रोग्रामर है इसमें हेरफेर नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड हो गया, डायोड फिक्स्ड हो गया। जहां जहां डायोड है, जिस डेटा लाइन में डायोड फिक्स कर दिए गए उसी में ही हमें 1 मिलेगा। देखो इस वाले एड्रेस पे हमारा सब में डाटा, इस वाले एड्रेस पे कितना है 0 है, इस वाले एड्रेस पे 88 36 88, इस तरीके से स्टोर हो चुके हैं डाटा। अब यही है हमारा प्रोग्राम, अब हम इसको बदल नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं रोम मेमोरी क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। एक बार हमने प्रोग्राम स्टोर कर दिया तो अब फिर चेंज नहीं किया जा सकता, ये मैन्युफैक्चरर द्वारा ही डिजाइन किया जाता है। इनिशियली जो रोम है, आज अब तो उसके काफी ज्यादा वेरिएंट हमें मिल चुके हैं, है कि नहीं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी आगे भी पढ़ेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम एक प्री प्रोग्राम्ड चिप है। अभी हमने देखा प्री प्रोग्राम हमने कर दिया था, सारे डायोड पहले से लगा दिए, अब कोई उसमें प्रोग्राम कर नहीं सकते तथा माइक्रो प्रोसेसर इसको केवल पढ़ सकता है। इस प्रकार रोम में एक बार सूचनाएं रिकॉर्ड करने के पश्चात उसे केवल रीड कार्य करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसका कोई अन्य उपयोग नहीं किया जा सकता। रोम में इंफॉर्मेशन सामान्यतः मेमोरी के निर्माता द्वारा ही रिकॉर्ड की जाती है। देखो भाई, डायोड तो वही मैन्युफैक्चरर ही डायोड लगा सकता है, हम तो लगा नहीं सकते। कोई डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर तो लगा नहीं सकता डायोड कौन लगाए, कंपनी जो मैन्युफैक्चर करी सिर्फ वही लगा सकती है। इंटरनल आर्किटेक्चर तो उसका वही डिजाइन कर सकती है। ओके, देखो यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, हमने पढ़ रखा है कि नॉन वोलेटाइल है। मीन्स सप्लाई एक बार जब सिस्टम ऑन है हमने डाटा दिया प्रोग्राम, और फिर जब हमने सप्लाई ऑफ कर दी तब भी इसमें डाटा क्या करेगा, स्टोर रहेगा, ठीक। तो ये क्या है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी इसमें स्टोर की गई इंफॉर्मेशन बनी रहती है। रोम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। देखो अब क्या हुआ, अब रोम ने थोड़ा डेवलपमेंट करना चालू किया। कैसा, एक इरेजेबल मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी। इरेजेबल में अभी तक तो हमने किसके बारे में, पहले रोम के सिर्फ परमानेंट मेमोरी के ही डेवलप की गई थी, लेकिन बाद में कौन सी इरेजेबल मेमोरी भी डेवलप कर ली गई। अब देखो इसको कैसे लिखना है, इसमें थोड़ा इधर उधर हो गया है। आपको जब नोट्स बनानी है तो कैसे लिखना है, पहले आपको क्या लिखना है, पहले आप परमानेंट मेमोरी लिखोगे। परमानेंट रोम समूह में 2 प्रकार की मेमोरी है, कौन सी, मास्क रोम और पी रोम, ठीक। पहले आप ये लिखोगे परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी में क्या है, परमानेंट, क्योंकि इनिशियल हमें स्टार्टिंग से हमें जाना है ना डेवलपमेंट की ओर, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन सी बनी थी, परमानेंट मेमोरी बनी। तो परमानेंट रोम समूह में 2 प्रकार की मेमोरी है, एक होती है मास्क रोम और एक होती है प्रोग्राम्ड रोम, ठीक है। प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी और मास्क रीड ओनली मेमोरी। पहले हम क्या पढ़ते हैं, मास्क रोम पढ़ते हैं। देखो मास्क रोम में बिट पैटर्न मास्किंग तथा मेटलाइजेशन प्रक्रियाओं द्वारा स्थायी रूप से रिकॉर्ड कर दिया जाता है। यद्यपि यह एक कॉस्टली एवं स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, परंतु बड़ी संख्या में बनाने पर मूल्य उचित रहता है। अब देखो इसमें मेटलाइजेशन प्रक्रिया, मतलब जहां हमने डायोड लगाया ना, हम डायोड की बजाय उसमें शॉर्ट सर्किट भी कर सकते थे। लेट सपोज हमने यहाँ डायोड लगाया ना, मेटलाइजेशन मतलब बस वही है। जैसे यहाँ पर देखो हमने यहाँ से यहाँ डायोड लगाया, हो सकता है हम यहाँ पे हम ज्वाइन कर देते, सिर्फ यहाँ पर D6 में हमें D6 में सप्लाई तो देनी थी, तो यहाँ पे हम एक ज्वाइंट कर देते, तो बस अब ये सर्किट कंप्लीट होता और यहाँ ज्वाइंट के थ्रू यहाँ पे करंट पहुंच जाती। हमने डायोड क्यों लगाया, डायोड एक
एक इम्प्रूव वर्जन है, क्योंकि रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए मैं डायोड लगाया, सिर्फ फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो करेगी, है ना, सिर्फ इसीलिए। तो मेटलाइजेशन ही उसे कहा गया है कि मतलब फिक्स्ड हो गया। अब ये डायोड लगा दो चाहे मेटलाइजेशन कर दो, ये फिक्स्ड हो गया। अब ये मेटल थोड़ी ना हम उखाड़ेंगे, उसको डिस्कनेक्ट थोड़ी ना करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गई थी हमारी, क्या था ये, मास्क्ड हमारी रोम थी, कि मतलब एक बार फाइनली हमने मेटलाइजेशन कर दिया, फाइनली हमने मेमोरी बना दी, अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अब देखो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है। माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम की जा सकने वाली प्रोग्रामेबल रोम को पी रोम कह सकते हैं। देखना, जैसे हमने मास रोम किया, मास रोम में क्या कर सकते हैं, क्या जो डेवलपर है वो प्रोग्राम बना सकता है, क्या डेवलपर नहीं डिसाइड करता है इसमें कौन सा प्रोग्राम स्टोर करेंगे, कौन डिसाइड करता है, मैन्युफैक्चरर को हमें देना पड़ेगा कि आप ये प्रोग्राम इसमें स्टोर करके दो, तो वो उसी हिसाब से कनेक्शन करेगा और हमारा प्रोग्राम स्टोर करके क्या देगा, रोम में दे देगा। लेकिन प्रोग्रामेबल रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रोम में उसने किया कि उसने बस एक मेमोरी बना दी, एक मेमोरी हमारी रोम बना के हमें दे दी। अब हम वो बात अलग, हम इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, जो हमने पहली बार प्रोग्राम इसमें स्टोर कर दिया बस वही स्टोर रहेगा और नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये, लेकिन कौन सा प्रोग्राम स्टोर करना, ये फैसिलिटीज किसे मिल गई, डेवलपर को, प्रोग्रामर को मिल गई ये फैसिलिटीज। पहले ये फैसिलिटीज किसके पास थी, सिर्फ मैन्युफैक्चरर के पास थी। तो प्रोग्रामेबल मेमोरी देखो क्या है, प्रोग्रामेबल में प्रोग्राम की जा सकने वाली प्रोग्रामेबल रोम को पी रोम कहते हैं। इसे हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, पता है ना। प्रोग्राम किए जाने के पश्चात यह एक सामान्य रोम की भांति ही व्यवहार करती है, मतलब सामान्य रोम की एक बार कर दिया, अब दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इस मेमोरी में नाइक्रोम और पॉलीसिलिकॉन के तार एक मैट्रिक्स में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें डायोड अथवा फ्यूज की भांति माना जा सकता है। फ्यूज का जलना अथवा न जलना यह निर्धारित करता है कि सेल में एक स्टोर है अथवा जीरो। इस प्रक्रिया को बर्निंग पी रोम कहते हैं तथा इसके पश्चात बिट पैटर्न परमानेंटली स्टोर हो जाती है। मतलब देखो, लेट सपोज हमने डायोड की जगह फ्यूज लगा दिए, ठीक। अब फ्यूज लगाने के बाद सारे में, सब में फ्यूज लगे हुए हैं, जैसे घरों में होते हैं ना, फ्यूज लगाते हैं हम, फ्यूज की हमारी सप्लाई अगर ज्यादा हाई वोल्टेज आएगा तो फ्यूज हमारा उड़ जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उड़ने को क्या कहते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी। लाइक हमने हर जगह ये सारी डाटा लाइंस में फ्यूज का कनेक्शन कर दिया। फिर सब हमने अब प्रोग्राम के द्वारा क्या किया, हमने प्रोग्राम किया। अब ये प्रोग्राम अपने जैसा हम प्रोग्राम उसमें बनाएंगे, फ्यूज जहां जहां जीरो देना होगा वहां का फ्यूज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, फ्यूज हट जाएगा। और जहां जहां हमें 1 देना होगा वहां का फ्यूज हमारा उसी पोजीशन पर रहेगा, और जहां हमें 0 करना होगा वो फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, यानी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, डिस्कनेक्शन हो जाएगा, तो जीरो सप्लाई हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम, ये किसने प्रोग्राम किया, ये हम लोगों ने प्रोग्राम किया। मैन्युफैक्चर ने तो हर एक डाटा लाइन में एक फ्यूज दे दिया था, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम अनुसार कुछ फ्यूज को उड़ा दिया। जिसको उड़ा दिया उसमें क्या हुआ, 0 आ गया, और जिसको नहीं उड़ाया वहां पे क्या, 1 स्टोर हुआ, ठीक है। तो बस वही बोला गया है, बर्निंग द पी रोम कहते हैं। हमने भाई फ्यूज को क्या कर दिया, हमने बर्न कर दिया। अब बात करते हैं हम, अब देखो ये दो हमारे तो हो गए ना, दोनों किस, और ये दोनों किसके पार्ट थे हमारे, ये दोनों हमारे किसके पार्ट थे, परमानेंट मेमोरी के। कौन से, मास्क रोम और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किसके हैं, परमानेंट मेमोरी, क्योंकि इसमें क्या है, परमानेंट। इसको अब हम एक बार स्टोर करने के बाद दोबारा कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड में आते हैं, कौन सा, इरेजेबल मेमोरी, जिसको हम दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं, है ना। तो आपको ऐसे ही लिखना है, परमानेंट मेमोरी में मास्क और पीरोम। इसके बाद अब कहां से आए, इरेजेबल मेमोरी। इरेजेबल समूह में भी 2 प्रकार की मेमोरी होती है, कौन सी, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अब देखो ये क्या होती हैं, देखो पहले हम किसमें, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी में, वह पी रोम जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज द्वारा इरेज किया जा सकता है तथा पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, ई प्रोम कहलाती है, ठीक। ई प्रोम को इरेज करने के लिए चिप को परिपथ से निकाला जाता है तथा इसमें बनी क्वार्ट्ज विंडो से कुछ समय तक अल्ट्रावायलेट किरणें डाली जाती हैं। चूंकि ई प्रोम अनेक बार प्रयोग किया सकती है, अतः ये प्रैक्टिकल वर्क, रिसर्च वर्क तथा प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। देखो
इरेजेबल मेमोरी एक्चुअली में क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। हमने अपना एक रोम बनाई, अब हमने क्या किया, उसमें डाटा स्टोर किया। डाटा स्टोर करने के बाद एक बार डाटा स्टोर कर दिया, लेकिन अगर हम उसे रिमूव करना है, इरेज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इस मेमोरी को निकालना पड़ेगा सिस्टम से। सिस्टम से निकालने के बाद इसमें एक विंडो बनी होती है, लाइक जैसे हम एक पोर्ट बनाते हैं ना, जैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसमें कनेक्ट, जैसे हम सप्लाई करने के लिए कनेक्शन तो जरूरी है ना, कनेक्ट करते हैं पोर्ट में, तो यहाँ पे क्योंकि पावर सप्लाई नहीं करनी है, यहाँ पर क्या सप्लाई करनी है? अल्ट्रा वायलेट रेज। तो एक विंडो बनाते हैं जिससे हम अल्ट्रा वायलेट रेज इसके अंदर सप्लाई कर सकें। तो उसी विंडो से हम अल्ट्रा वायलेट रेज अंदर सप्लाई करते हैं कुछ देर के लिए, जिससे क्या होता है, उसमें स्टोर डाटा इरेज हो जाता है, ताकि हम इसे फिर हम इरेज होने के बाद दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये इसीलिए क्या कहा गया, इसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब दूसरी क्या देखो, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें देखो अंतर क्या है? सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो हमारी इरेजेबल प्रोग्रामेबल EEPROM है, इसको इरेज करने के लिए हमें सिस्टम से निकालना पड़ता है, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM को हमें इरेज करने के लिए सिस्टम से निकालना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको हमें इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको इरेज करने के लिए हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई से ही ये इरेज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई तो वैसे हमारे सिस्टम में होती है, तो बस एक पोर्ट बनाते हैं और उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई करके इरेज कर देते हैं। देखो, यह मेमोरी फंक्शंस की दृष्टि से EEPROM के समान ही है। EEPROM में मुख्य दोष यह है कि उसे इरेज करने के लिए उसके सामान्य परिपथ से बाहर निकालना पड़ता है। EEPROM को उसके ऑपरेशन के समान परिपथ से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसे इसके सामान्य कार्य करते समय ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल देकर इरेज तथा प्रोग्राम किया जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर प्रणालियों में सॉफ्टवेयर को प्रायः अपडेट किया जाता है। यदि सिस्टम में EEPROM प्रयोग की जाए तब उसे किसी सेंट्रल कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन प्रयोग कर किसी रिमोट लिंक से इरेज तथा पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है ना, इजिली प्रोग्राम किया जा सकता है। ये क्या हो गई आपकी? EEPROM हो गई। अब आपकी एक और बची, कौन सी? फ्लैश मेमोरी, है ना। अब देखिए, जैसे फ्लैश मेमोरी बची, फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ EEPROM। देखो, इसको भी लिख लेना, फ्लैश मेमोरी। हाँ, फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ electrically erasable programmable read only memory. The difference is only that in the process of erasing, in EEPROM in EEPROM bit by bit erasing is done, but in flash a sector of bit is erasing at a time। समझे? फ्लैश मेमोरी में क्या है? फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो टाइप ऑफ EEPROM। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM की तरह ही होती है ऑलमोस्ट पूरी, बस डिफरेंस कहाँ होता है? हमारा इरेजिंग प्रोसेस में। द डिफरेंस इज ओनली दैट इन प्रोसेस ऑफ इरेजिंग क्या होता है? इन EEPROM बिट बाई बिट इरेजिंग इज डन। बिट बाई बिट इरेजिंग होती है, बिट बाई बिट इरेज होगा, है ना, एक बिट फिर दूसरी बिट। लेकिन इन फ्लैश क्या होता है? इन फ्लैश, यहां लिख दो, इन फ्लैश मेमोरी अ सेक्टर ऑफ बिट इज इरेजिंग एट अ टाइम। मतलब एक ग्रुप ऑफ बिट एक साथ इरेज होते हैं।
मतलब काफ़ी ज़्यादा बल्क में जो होते हैं बिट्स एक साथ इरेज हो जाती हैं। इसका मतलब जल्दी इरेज होती है हमारी फ्लैश मेमोरी, और डबल ई प्रॉम इरेज होने में टाइम लगता है। बस इतना डिफरेंस होता है हमारा फ्लैश में और डबल ई प्रॉम में, ठीक है ना। इसको भी लिखना है हमारा किस में, अपना इरेजिंग टाइप ऑफ रोम में, ठीक है ना। थर्ड नंबर है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।